ओके दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे इन्वेंट्री से रिलेटेड कैप्शंस को पूरा पूरा अपन लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी रिलेटेड जितने भी आपको रिवीजन से जितने भी रिलेटेड बाकी कैप्शन है या आपको इस वीडियो के प्लेलिस्ट के अंदर चले जाना इस चैनल के, तो वहां पे आपको चैप्टर नंबर 5 की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जहां पे आप पूरे चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन कर सकते हैं और वो भी असर्शन वाइज रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सॉरी असर्शन बोल रहा हूँ, कैप्शन वाइज रिवीजन आप कर सकते हैं। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जरूर से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ इन्वेंट्री से रिलेटेड, सर इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? तो इन्वेंट्री का मतलब होता है ऐसा असेट जो हेल्ड फॉर सेल है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब बेसिकली ये बात कर रहा है फिनिश गुड्स के बारे में जो मेरे पास रखे हुए, जो मैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने वाला हूं, या जो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है बेटा, यानी WIP वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। और या जो मटेरियल्स या सप्लाईज है जो कंज्यूम करूंगा मैं प्रोडक्शन के अंदर, यानी कि ये रॉ मटेरियल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके सर, AS2 क्या कहता है? AS2 कहता है कि आपने इन्वेंट्री को वैल्यू करना चाहिए। ओके, किस अमाउंट पर वैल्यू करना चाहिए? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। क्या कहा मैंने? बोलो, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। इस वैल्यू पे आपने क्या करना चाहिए सर? इस वैल्यू पे आपने मेजर करना चाहिए, इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना चाहिए, मेजर करना चाहिए। ओके, अब मैं यहां पे बात करूंगा सर असर्शन वाइज क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगती है। सबसे पहला आता है एग्जिस्टेंस, मतलब मुझे चेक करना है कि इन्वेंट्री वाकई में एग्जिस्ट करती है क्या। ये तो बोल रहे 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री हमारे पास है, पर एक्चुअल में 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री है या नहीं है, उस बात को मैं यहाँ पे चेक करने जा रहा हूं। सबसे पहला मैं एंटिटी का प्लान देखूंगा फॉर इन्वेंट्री काउंट, कि एंटिटी का क्या प्लान है इन्वेंट्री काउंट को लेके। दूसरा, मैं इस बात को इंश्योर करूंगा कि जो गुड्स है ना वो कंसाइन, जो भी गुड्स मैं कंसाइन कर रहा हूं उसको सेग्रीगेट करके रखो। इसका मतलब क्या होता है कि जो गुड्स मैं कंसाइन, जो गुड्स मैं भेज रहा हूं, जो मैं कंसाइन कर रहा हूं उसको मैं अलग कर दूं। ठीक है ना? ओके, यहाँ इसका ये अर्थ हुआ कि जो गुड्स मेरे पास मतलब समझिए, मैं यहाँ पे कंसाइन ही हुआ, कंसाइनर कोई और है, तो मेरे पास अगर कोई भी गुड्स आए तो वो मेरे इन्वेंट्री में कैलकुलेट नहीं होंगे, वो कंसाइनर के इन्वेंट्री में कैलकुलेट होते हैं, तो मैं उसको अलग कर देना चाहिए। इसके अलावा ऑडिटर जो है बेटा वो पार्टिसिपेट करेगा इन्वेंट्री काउंटिंग में, जो मैनेजमेंट करने वाली है उसके अंदर ऑडिटर पार्टिसिपेट करता है। ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा सर जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन में जाता है? पहला, वो ऑब्जर्व करेगा कि एम्प्लॉयज जो है वो प्लान को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, मैनेजमेंट का अप्रोप्रिएट सुपरविजन है इन्वेंट्री काउंटिंग के ऊपर। तीसरा, जितने भी आइटम्स है उसको प्रॉपरली टैगिंग करके रखिए। फिर प्रॉपर अमाउंट्स टैग के ऊपर शो होता है, जैसे अपन कोई मान लो कोई अपन कपड़े खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर टैग होता है, टैग पे MRP भी लिखी होती है, सब कुछ प्रॉपर टैग होना चाहिए। सर टैग और समरी शीट्स प्रॉपर बननी चाहिए। सर अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नजर आती है तो मुझे उसको चेक करना चाहिए। ऑडिटर ने ऑल टाइम अलर्ट रहना चाहिए सारे एम्प्टी बॉक्सेस को लेके या कोई भी इन्वेंट्री से रिलेटेड चीजों को लेके। इसके अलावा ऑडिटर कट ऑफ प्रोसीजर्स भी अप्लाई करेगा। फिर ऑडिटर इंश्योर करेगा कि मैंने सारे स्टॉक्स की प्रॉपर अकाउंटिंग कर रखी है, और अगर मुझे फिजिकल स्टॉक मतलब एक्चुअल स्टॉक और बुक वैल्यू में कोई डिफरेंस नजर आता है तो मैं उसको क्या कराऊंगा, उस वेरिएंस को मैं चेक कराऊंगा, डिटेल में उसके बारे में इंक्वायरी करूंगा एंटिटी के पर्सनल से। ओके, इसके अलावा अगर एंटिटी पीरियोडिक सिस्टम अपनाती है बेटा इन्वेंट्री काउंटिंग का मतलब क्या, जैसे क्वार्टरली हो गया, क्वार्टर एंड में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर एट द एंड ऑफ पीरियड कैलकुलेट हुआ या नहीं हुआ, इस बात को मुझे देखना होगा। और अगर परपेचुअल सिस्टम है तो कोई भी इंटरियम डेट में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा सर ऐसी इन्वेंट्रीज जो थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, मान लो वेयर हाउस में पड़ी है, तो ऑडिटर ने कंफर्मेशन करना है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, कि वाकई में आपके पास इन्वेंट्री है या नहीं है। फिर उसके बाद हमने पढ़ना चालू किया था कंप्लीटनेस को लेके, कि जितनी भी इन्वेंट्री है ये पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, कंप्लीटली रिकॉर्ड होनी चाहिए। ओके सर, कंप्लीटली अगर रिकॉर्ड होनी चाहिए तो सबसे पहली चीज क्या कहती है, आपने एनालिटिकल प्रोसीजर देखना है। मतलब आप लगाओ अलग अलग वेरियस रेशियोज निकाल के आइडेंटिफाई करो, आपको पता चलेगा कि इन्वेंट्री ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, या इस बार ज्यादा है या कम है, और ज्यादा है तो पता लगाओ इसके बारे में। सर इसके अलावा वेट या जैसे नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे वेट्स हो गया या अदर मेजरमेंट्स हो गया,
ये सब चीजें भी क्या होती है सर, ये सब चीजें भी बड़ी ही फायदेमंद होती है। क्या होती है बोलो, बड़ी ही फायदेमंद होती है। इसके अलावा परफॉर्म करो परचेस या सेल का कट ऑफ टेस्ट, मतलब आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपने देखना है बराबर से कि अगर सेल हो चुका है तो वो इन्वेंट्री काउंट में नहीं आना चाहिए, अगर वो 31 मार्च से पहले परचेस हो चुका है तो वो इंक्लूड होना चाहिए इन्वेंट्री के अंदर। इन्वेंट्री के टैगिंग को आपको चेक करना है। इसके अलावा क्लरिकल या अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मैथमेटिकल एरर नहीं होने चाहिए। फिजिकल इन्वेंट्री अमाउंट मैच होनी चाहिए। फिजिकल काउंट्स का यहाँ पे मतलब जब मैं फिजिकल काउंट्स करता हूं तो जनरली मेरा कंट्रोल बन जाता है किसके ऊपर सर, इन्वेंट्री के ऊपर, तो मैं रिकंसाइल करूंगा फिजिकल को विद बुक वैल्यू से। इसके अलावा अगर ऐसी इन्वेंट्री जो थर्ड पार्टी के पास बेटा पड़ी हुई है, जैसे ट्रांसपोर्टर्स, वेयर हाउसेज या पोर्ट अथॉरिटीज के पास, तो मैं उनसे भी इन्वेंट्रीज को रिकंसाइल करा के लेता हूं। इसके अलावा अगर बेटा इन्वेंट्रीज कंसाइनमेंट बेसिस पर मैंने भेजा हूं या मुझे रिसीव हुई है, तो दोनों चीजों को मैंने सेग्रीगेट करके रखना चाहिए। तो यहां पे बात की जा रही है कि अगर कंसाइनमेंट बेसिस पर मुझे रिसीव हुआ है तो मैं उसको क्या करना चाहिए, प्रॉपरली अलग रखना चाहिए। ओके, अब बात करेंगे ओनरशिप के रिगार्डिंग कि सर इन्वेंट्री के ऊपर वाकई एंटिटी की ओनरशिप है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, तो आप चेक करो परचेज डॉक्यूमेंटेशन की मदद से। इसके अलावा आप ये देखिए बेटा कि कंसाइनमेंट एग्रीमेंट्स क्या है, आप ये चेक कीजिए कि जो कंफर्मेशन है सिग्निफिकेंट आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री का उसके रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो हम उससे डिक्लेरेशन बुलाएंगे कि जो इन्वेंट्री तुम्हारी है तुम लेटर हेड के ऊपर लिख के दो कि ये हमारे एंटिटी की बिलोंग करती है, हमको चाहिए इसके बारे में एक प्रॉपर कंफर्मेशन। तब मैं कहूंगा कि हम मुझे इसके ऊपर क्या आ सकता है सर, कॉन्फिडेंस आ सकता है। ठीक है, ओके। अगला सर, अब हम लोग बात करेंगे वैल्यूएशन को लेके कि इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है क्या वो प्रॉपर अमाउंट पे है या नहीं है। तो अगर इन्वेंट्री जो है लीफो बेसिस पे कैलकुलेट नहीं होती है, ये कैलकुलेट तो फीफो या वेटेड एवरेज बेसिस के ऊपर की जाती है। सर अगर रॉ मटेरियल्स की मैं बात करूं तो रॉ मटेरियल्स के अंदर जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं बेटा, ये इंक्लूड किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं बोलो, ये इंक्लूड किए जाते हैं क्या, यस सर। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होते हैं, जैसे एमआरपी बेस्ड होती है चीजें, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आपने प्रॉपरली लिया है क्या। इसके अलावा जो भी कॉस्ट प्राइस का आप इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हो परचेज प्राइस के अंदर, क्या वो प्रॉपर है क्या। इसके अलावा जितनी भी डैमेजेस या एब्सोल्यूट इन्वेंट्रीज है कि हमने उसको रियलिस्टिक एनआरवी के ऊपर रखा है क्या, इस बारे में यहाँ पे बातचीत की गई है। सर फिर मैं बात करूंगा वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में। सर वर्क इन प्रोग्रेस क्या कहता है कि आपको स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन को चेक करना है कि कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, फिर इसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट देखना और कोई चीज को जो नॉर्मल वेस्टेजेस है उसको एक्सक्लूड कर देना, बहुत ईजी। इसके अलावा फिनिश गुड्स कहता है कि सर आपको ऑडिटर को चेक करना है कि फिनिश गुड्स के लिए जो ओवरहेड्स का एलोकेशन होता है, कॉस्टिंग में पढ़ते हो आप मटेरियल लेबर ओवरहेड, तो ओवरहेड का एलोकेशन करते हो, तो आप ओवरहेड का एलोकेशन जो आपने किया है वो नॉर्मल है क्या। इसके अलावा फिर आपको इंश्योर करना है कि इन्वेंट्री जो होती है ना, ये एनआरवी के ऊपर, क्या काम है बोलो, जो इन्वेंट्रीज होती है ये एनआरवी यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर बेटा, या अगर कॉस्ट कम है तो दोनों में से जो भी लो है उसके अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए। सर इन्वेंट्री अगर ऑब्सोलीट या स्लो मूविंग है तो ऐसे केस के अंदर उसको आपने क्या कर देना चाहिए सर, हटा देना चाहिए। ठीक है, ओके। इसके अलावा सर और क्या बोल रखा है, इसके अलावा बोल रखा है कि कंपेयर करो यहाँ पे रिकॉर्डेड कॉस्ट विद रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब एनआरवी के लिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी आप ले सकते हो या प्राइस लिस्ट में से आप करंट प्राइसेस भी निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल। सर ऑब्सोलीट इन्वेंट्री को पता करने के लिए आप क्या करोगे सर, ऐसी इन्वेंट्री समझना, ऐसी इन्वेंट्री जिसका मतलब जो रेशियो है वो लोअर है, जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लोअर है, मतलब वो स्लो मूविंग आइटम होगा, तो आप वहां पे चेक कर सकते हो कि ये इन्वेंट्री हो सकता है ऑब्सोलीट हो। इसके अलावा सर ओवरहेड एलोकेशन जो रेट्स है आपको उसको भी देखना चाहिए, और लोअर के बारे में तो यहाँ पे बाकी चीजें बता के रखी है। ठीक है, तो होप सो ये रिवीजन आपको एकदम बढ़िया तरीके से मदद करे। कोई भी 4 से 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रहना चाहिए जो आप एग्जाम में लिख पाओ, इतने जितने भी पॉइंट्स है सारे इसमें से कोई भी जनरल पॉइंट्स को आप ध्यान रख सकते हो, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो होप सो आप सभी लोगों को रिवीजन पसंद आया तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। इसके अलावा अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन के अंदर। बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।